पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब वहां एससी और एसटी महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव आते ही हर पार्टी दलितों के लिए इतने बड़े बड़े वादे क्यों करने लगती है। कभी कैश स्कीम, कभी फ्री बिजली, तो कभी आरक्षण की बात। आखिर दलित ही क्यों भारत की राजनीति का सबसे बड़ा किंग मेकर माने जाते हैं। इस वीडियो में हम इसी दलित राजनीति के पूरे खेल को समझेंगे। इसके पीछे का इतिहास क्या है, वोट बैंक का क्या चक्कर है, और क्या ये सब सच में दलितों को मजबूत बना रहे हैं या सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द लाइव। दलित राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से हमारे समाज में जाति व्यवस्था रही है, जहां एक बड़े वर्ग को समाज के किनारे पर धकेल दिया गया। दलित राजनीति को असली पहचान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाई। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक दलितों के पास राजनीतिक पावर नहीं होगी, उनका विकास नहीं हो सकता। साल 1932 में इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। यहाँ महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसी समझौते की वजह से आज दलितों के लिए चुनाव में सीटें आरक्षित की जाती है। अब आते हैं आज के असली मुद्दे पर। दलितों को ही सब क्यों रिझाना चाहते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, 2011 की गिनती के हिसाब से भारत में लगभग 25% आबादी एससी और एसटी समुदाय की है। दूसरा, दलित वोटर अक्सर एक ग्रुप में वोट करते हैं। अगर 15 से 20% वोट एक तरफ चले जाए तो हारती हुई पार्टी को भी जिता सकती है। कई राज्यों में दलितों के वोट जिस तरफ मुड़ते हैं, सत्ता उसी की बनती है। जैसे 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ के नारे में दलित वोटों को विपक्ष की तरफ मोड़ दिया। ममता बनर्जी की 1700 रुपए वाली स्कीम और कैश की राजनीति। आजकल पार्टियां भाषणों से ज्यादा डायरेक्ट कैश यानी सीधे पैसे देने पर भरोसा कर रही है। इसके माध्यम से पार्टियां सीधे लाभार्थी वर्ग तैयार करती है, जो चुनाव के दिन वफादारी निभाते हैं। तेलंगाना की सरकार ने तो दलित परिवारों को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी लाडली बहना और गृह लक्ष्मी जैसी स्कीमें चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सामाजिक न्याय है या सिर्फ वोट बैंक खरीदने का तरीका है। दोस्तों, एक्सपर्ट कहते हैं कि दलितों के पास जमीन और पैसा बहुत कम है, इसलिए यह कैश उन्हें तुरंत मदद देता है। लेकिन क्या सिर्फ 1700 रुपए से जिंदगी बदल जाएगी? अच्छी शिक्षा और नौकरी कहाँ है? दोस्तों, काशीराम ने बहुजन की अवधारणा के तहत दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर 85 बनाम 15% का फार्मूला दिया। उनकी सहयोगी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर यह दिखाया कि दलित वर्ग केवल प्रेशर ग्रुप नहीं बल्कि सत्ताधारी वर्ग हो सकता है। पिछले दशक में भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में दलित राजनीति के समीकरण बदल दिए। भाजपा ने गैर जाटाऊ दलितों जैसे पारसी वाल्मीकियों को यह महसूस कराया कि मायावती की राजनीति केवल एक विशेष जाति तक सीमित है। भाजपा ने अंबेडकर के पंच तीर्थ को विकसित कर और दलित शहरों को उच्च पदों पर आसीन कर प्रतीकात्मक शक्तिकरण का एक सफल मॉडल पेश किया। वहीं कांग्रेस, जो 1990 के बाद दलितों के बीच अपनी जमीन खो चुकी थी, 2024 के चुनाव में एक नए अवतार में लौटी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान की सुरक्षा को अपना मुख्य मुद्दा बनाया, जिससे दलित मतदाताओं के मन में यह डर पैदा हुआ कि अगर सत्ता पक्ष को प्रचंड बहुमत मिला तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस विमर्श ने दलितों के एक बड़े हिस्से को फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तरफ मोड़ा है। दलितों के लिए संविधान अब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा की गारंटी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में एक बड़ा फैसला दिया कि राज्य सरकारें अब दलित जातियों के अंदर भी अलग कोटा दे सकती है, ताकि उन जातियों को फायदा मिले जो अब तक पीछे रह गई है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल वही है, क्या दलित राजनीति सिर्फ वोट बैंक का खेल है या सच में समाज को मजबूत बना रही है? सच तो यह है कि पार्टियों की वोटों की मजबूरी ने दलितों को वो ताकत दी है कि आज उन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन असली जीत तब होगी जब दलितों को सिर्फ स्कीमों और वादों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद देश चलाने के बराबर के हिस्सेदार बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये 1700 रुपए या 2000 वाली स्कीम दलितों का भला करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।